अरे पूरे दिन क्या झाड़ू ही लगाती रहेगी मेरी छाती पर। एक तो गर्मी के मारे पसीना टपक रहा है और ऊपर से करम जली ने पंखा भी बंद कर दिया। माँ जी, हो ही गया, बस ये कूड़ा उठा लूं वरना पंखे की हवा से उड़ जाएगा। हाँ हाँ, ज्यादा भाषण मत दे, जल्दी से काम निपटा और पंखा चालू कर। हाय राम, कितनी गर्मी है। ओ हो, जान ही निकल गई। एक तो ये बुढ़ापा और ये घुटनों का दर्द। मैंने झाड़ू लगा दी है माँ जी, लाइए आपके पैर दबा दूं। हाँ ठीक है, लेकिन पैर दबाते दबाते खाना बनाना मत भूल जाना। खाना बिल्कुल टाइम पर तैयार चाहिए। जी माँ जी। हेमा को अपनी सास से इस तरह की खरी खोटी सुनने की आदत थी। हेमा की शादी दीपक से हुई थी, जो मनोरमा का बड़ा बेटा था। मनोरमा के 2 बच्चे थे, बड़ा दीपक और छोटी बेटी माधुरी। माधुरी की शादी दीपक से पहले हो चुकी थी। दीपक एक फैक्ट्री में काम करता था। मनोरमा अपनी बेटी माधुरी से बहुत प्यार करती थी, जबकि उसकी बहू हेमा उसे फूटी आंख नहीं भाती थी। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि हेमा गरीब परिवार से थी। हेमा घर के काम कितने भी अच्छे तरीके से क्यों न कर ले, मनोरमा उसके कामों में मीन मेक निकाल ही देती थी। फिर एक दिन शाम को मनोरमा जब पार्क टहलने गई तो उसकी मुलाकात एक सहेली से हो गई। ओहो, मनोरमा कैसी हो? आज तो बड़े दिनों बाद दिखाई दी। हाँ, बस क्या बताऊं, ये बुढ़ापा जान ही लेकर रहेगा मेरी। अरे हंस क्यों रही हो? मैंने कौन सा चुटकुला सुनाया तुम्हें? अरे तुम्हारी बात सुनकर 70 की हो गई हो, अब बुढ़ापा परेशान नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाँ, बना लो मजाक तुम भी। और वैसे एक बात बता दूं मैं तुम्हें, अभी मैं 70 की नहीं हुई हूँ, मैं फिलहाल 68 की हूँ, समझी? तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ, हेमा कैसी है? उसके हालचाल सुनाओ। अरे उसके क्या हालचाल सुनाएं, एक नंबर की कामचोर करमजली है। जब देखो काम से जी चुराती रहती है। उसे बताती कुछ हूँ, करती कुछ है। माँ बाप ने कुछ सिखाकर नहीं भेजा। अरे तुम्हारा घर तो बड़ा व्यवस्थित रहता है, इस बात की हर कोई तारीफ करता है मोहल्ले में। अरे वो तो बस मेरी वजह से है। मैं ना हूँ तो पता नहीं मेरे दीपक का क्या हो, मेरा घर तो बर्बाद ही हो जाए। अरे तुम बेकार में परेशान होती हो मनोरमा। हेमा बड़ी प्यारी लड़की है, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू के सारे गुण दिखाई देते हैं मुझे उसमें। रहने दे, दूर के ढोल तो हमेशा सुहाने ही लगते हैं। अरे तुम क्या जानो उसकी असलियत? क्यों, ऐसा क्या हो गया? कुछ किया क्या उसने? अरे एक नंबर की लालची है। मुझे तो लगता है उसकी नजर मेरे गहने और तिजोरी पर ही रहती है। अरे पर तुम्हारे बाद वो सारी चीजें उसको और दीपक को ही तो मिलेंगी ना। बिल्कुल नहीं, वो लेकर ही क्या आई थी जो मैं उसे सब कुछ दे जाऊं? मैंने सब सोच रखा है। मैं तो अपना सारा जेवर और पैसे अपनी माधुरी को ही दे जाऊंगी। हेमा चाहे मनोरमा की कितनी भी सेवा क्यों न कर ले, लेकिन मनोरमा के मन में उसके लिए जो करवाहट भरी हुई थी, उसे खत्म कर पाना बड़ा ही मुश्किल था। फिर एक दिन, माँ कहाँ हो? देखो मैं आ गई। अरे माधुरी, आजा मेरी प्यारी बिटिया, कितनी कमजोर हो गई है। ससुराल वाले ठीक से खाना नहीं देते क्या? बस माँ क्या बताऊँ, अब ससुराल में मायके जैसा सब कहाँ मिलता है। खैर मेरी छोड़ो और ये बताओ तुम कैसी हो? कैसी होगी बेटा, बस कट रही है जिंदगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? भाभी ने फिर कुछ किया क्या? अरे तू उसे छोड़ ना,
और बता। कैसे छोड़ दूं? मेरी माँ का जीना हराम कर रखा है इसने। आप मुझे बताओ अब क्या किया उसने? माधुरी के आते ही उन दोनों ने हेमा को जी भर के कोसना शुरू कर दिया। तभी माधुरी की आवाज सुनकर हेमा भी रसोई से बाहर आकर बोली, अरे माधुरी दीदी, कैसी हो आप? ठीक हूँ। जीजा जी नहीं आए? वो बहुत बिजी रहते हैं इसलिए नहीं आ पाई। माँ वो ये 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं 2 दिन के लिए आपके पास आ जाऊँ। बिल्कुल ठीक किया तूने। वैसे भी कितने दिन हो गए थे तुझे देखे हुए। तेरा जब मन किया कर तू आ जाया कर। अच्छा माँ, अब बताओ क्या खिलाओगी? हाँ दीदी, बताइए ना, क्या खाएंगी आप? मैं अभी बना देती हूँ। मेरा तो मन मटर पनीर और पुलाव खाने का कर रहा है। अच्छी बात है माँ जी, मैं जरा बाजार जाकर मटर और पनीर ले आती हूँ। ठीक है, पर जल्दी लेकर आना। इसके बाद हेमा मटर और पनीर लेने बाजार चली गई और उसके जाते ही दोनों माँ बेटी ने फिर से उसकी बुराई करना शुरू कर दिया। असल में माधुरी अपनी माँ से 2 कदम आगे थी। वो जब भी अपने मायके आती हेमा के खिलाफ अपनी माँ के खूब कान भरती। माँ, याद है मेरी एक सहेली थी, वो शालिनी। हाँ, वो शालू याद है मुझे। क्या हुआ उसे? पिछले महीने शादी थी उसकी। उसके पापा ने कार दी है उसे दहेज में। अच्छा, पर उसके पापा तो मजदूर थे ना। माँ देखो, देने का मन होना चाहिए। आदमी का मन है तो वो उधार लेकर या कैसे भी करके जरूरत का सामान तो अपनी बेटी को दे ही सकता है। अब हर आदमी आपके समधी की तरह कंजूस तो नहीं होता ना। माधुरी ने मनोरमा की दुखती रग दबा दी थी। कार की बात सुनते ही मनोरमा और ज्यादा चिढ़ गई। हेमा ने बड़े ही प्यार से माधुरी का मनपसंद खाना बनाया, लेकिन ना तो माधुरी और ना ही मनोरमा के मुंह से तारीफ का एक बोल निकला उसके लिए। इन दिनों में हेमा के लिए घर का काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, क्योंकि माधुरी की फरमाइशें और घर का काम। और जब 2 दिन बाद माधुरी अपने ससुराल जाने लगी तो मनोरमा ने उसके हाथों में अपना सोने का हार रख दिया। ये ले, ये तू रख ले। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद मेरी चीजों को ये हेमा हड़प ले। ओहो माँ, ठीक है, भाभी को मत देना, पर तब तक तो तुम पहनो जब तक तुम ठीक ठाक हो। अरे ना, इस बुढ़ापे में ये शौक कहाँ है। इसे तू ही रख ले। और सुन, जरा जल्दी जल्दी आती रहना। धीरे धीरे करके मैं ये सारे जेवर और पैसे तुझे ही दे दूंगी। अच्छा तो ठीक है माँ, मुझे फोन करना, मैं तुरंत आ जाऊंगी जब आप बुलाओगी। उसके बाद माधुरी वहाँ से चली जाती है, पर ये सारी बातें किचन में खड़ी हेमा ने सुन ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हमेशा एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन मनोरमा को खुश कर पाना शायद उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। और रही सही कसर माधुरी आकर पूरी कर देती थी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक दिन मनोरमा छत पर धूप सेकने गई हुई थी। फिर सीढ़ियों से उतरते हुए अचानक उसका पैर फिसल गया और वो सीधे जमीन पर आ गिरी। नीचे गिरते ही मनोरमा बेहोश सी हो गई और उसके सर से बहुत खून भी निकल रहा था। मनोरमा की ऐसी हालत देखकर हेमा घबरा गई। उसने दीपक को फोन किया, लेकिन उस वक्त दीपक का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हेमा ने हिम्मत बांधी और उसने सबसे पहले माधुरी को बिठाकर सिर पर पट्टी बांधी और जैसे तैसे करके खुद हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल पहुंचकर, अरे तेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, फिर तू मेरा इलाज कैसे करवा पाएगी? तू दीपक को फोन लगा जल्दी। माँ जी, उनका फोन बंद जा रहा है। तो तू माधुरी को फोन लगा जल्दी, वो आकर सब कुछ संभाल लेगी। हॉस्पिटल से ही
हेमा ने माधुरी को फोन लगाया और उसे सब कुछ बता दिया। क्या भाभी? हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अरे भाभी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। माधुरी ने ऐसा कहकर फोन काट दिया। हेमा का फोन लाउड स्पीकर पर था और हेमा और मनोरमा को माधुरी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दोनों को समझने में देर नहीं लगी कि माधुरी फोन पर आवाज न आने का बहाना बना रही है। मनोरमा से कुछ कहते नहीं बन रहा था, लेकिन हेमा ने हिम्मत नहीं हारी। तभी वहां डॉक्टर आए और मनोरमा को देखकर फौरन सर्जरी की बात कहने लगे और इसके लिए तुरंत 1 लाख रुपए जमा करने को कहा। मनोरमा के कहने पर हेमा ने फिर से माधुरी को फोन लगाया, लेकिन माधुरी ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। फिर कुछ समय बाद, हेमा जी, अच्छा हुआ जो आप इन्हें सही वक्त पर ले आई और सही वक्त पर इनकी सर्जरी भी हो गई। अब ये खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कल तक आ जाएगा, तब मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। पर हॉस्पिटल का बिल तो क्लियर हो चुका है। आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और आराम कीजिए, ठीक है? आपकी बहू बहुत समझदार है। मुझे विश्वास है कि इनकी देखरेख में आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मनोरमा को समझ नहीं आ रहा था कि हेमा के पास आखिर इतने पैसे कहां से आए। तभी उसकी नजर हेमा के सूने गले पर पड़ जाती है, जहां ना तो हार था और ना ही मंगलसूत्र। मनोरमा सब कुछ समझ गई। वो मन ही मन अपने किए पर पछताती है, लेकिन वो अब ये भी जानती थी कि उसे आगे क्या करना है और क्या नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।